हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 21 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। तो मोटिवेशनल कोड है कि जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी भी सूखा नहीं करते। यानी आप अपना धैर्य ज़रूर बनाए रखें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलते अपने सेशन की ओर। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक, तो फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग वह है 43, यानी कि 43 इस बार की रैंकिंग है। पिछली बार भी यही रैंकिंग थी। डिटेल देख लेते हैं कि भारत ने प्रबंधन विकास संस्थान, यानी इसको जारी कौन करता है, तो यह आईएमडी कौन जारी करता है, आईएमडी द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 43वां स्थान, कौन सा 43वां स्थान बनाए हुए है, जिससे इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 के प्रभाव की जांच की है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2 में 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक देती है। यानी टोटल कितने 64 देश में भारत की रैंकिंग 43 है। ठीक है, यानी उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं, यानी काफ़ी सुधार की आवश्यकता अभी है। और इसमें यह आकलन करती है कि कोई भी देश कठिन डेटा और अधिकारियों के सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण को माप कर अपने लोगों की समृद्धि को कितना बढ़ावा देता है। और इसमें रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर है, तो यह जो है फर्स्ट रैंकिंग पर स्विट्ज़रलैंड है। कौन सी फर्स्ट रैंकिंग पर स्विट्ज़रलैंड है, सेकंड पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। तो इसको आप ज़रूर याद रखें, भारत की रैंकिंग और जो है टॉप पर कौन है, तो वह है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, क्या संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी ने किसे एसडीजी, कौन सा एसडीजी पायनियर्स के रूप में मान्यता दी है। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स। और ये जो है फ्रेंड्स 2015 यानी जो पेरिस समझौता हुआ था, कॉप जो 21 हुआ था पेरिस में, उसी के दौरान एसडीजी को निर्धारित किया गया था। और जिसकी समय अवधि क्या है, 2020 से 2030 तक एसडीजी की जो है समय अवधि। और इसमें टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं एसडीजी में। आप इतनी बातें एसडीजी के बारे में ज़रूर याद रखें। ठीक, तो इसमें एसडीजी पायनियर्स के रूप में किसको मान्यता दी गई है, तो वह हैं सुमंत सिन्हा। कौन है, सुमंत सिन्हा। आप इनका जो है चित्र देख सकते हैं, ये है सुमंत सिन्हा। इन्हीं को यह पायनियर्स के रूप में मान्यता दी गई है। डिटेल देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने रीन्यू पावर्स, कौन सा रीन्यू पावर्स के अध्यक्ष हैं और सीएमडी सुमंत सिन्हा को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए उनके काम के लिए 10 एसडीजी पायनियर्स, कितने 10 एसडीजी पायनियर्स 2021 में से एक के रूप में मान्यता दी है। एसडीजी पायनियर्स संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा सतत विकास लक्ष्य, कौन सा सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक असाधारण काम करने के लिए चुने गए व्यापारिक नेता हैं। यानी इसको जो है एसडीजी को यह आगे बढ़ाएंगे। और एसडीजी में जो इसका लक्ष्य क्या है, जो स्वच्छ ऊर्जा का है, तो वह स्वस्थ एवं स्वच्छ ऊर्जा जो है एसडीजी नंबर 7 है। यानी एसडीजी नंबर 7 को यह प्राप्त करने के लिए यह किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिनने इनका अनुवाद किया है उनका निधन हो गया। यानी कुरान का सबसे पहले कौन सी खोजरी भाषा, कौन सी भाषा है, खोजरी भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो इसलिए ये चर्चा में आ गया है क्योंकि इनका निधन हो गया। और वो हैं, कौन है, मुफ्ती फैज़ उल वहीद। कौन है, मुफ्ती फैज़ उल वहीद का निधन हो गया। और इन्होंने सबसे पहले कुरान भाषा का खोजरी भाषा में अनुवाद किया था। डिटेल देख लेते हैं कि जम्मू के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मुफ्ती फैज़ उल वहीद, जिन्होंने पहली बार कुरान को गोजरी, कौन सी गोजरी भाषा में अनुवाद किया था। और इनका जन्म जो है, इनका निधन जम्मू में हो गया। उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि सिराज उल मुनीरा, अहकाम ए मैयत, नज़ाम
का मशाइल कुरान हदीस नाम और हदीस की रोशनी में कई इसी प्रकार की इन्होंने कई पुस्तक लिखी हैं। अब गुर्जरी भाषा के बारे में देख लेते हैं कि जिसे गुजारी, गुजरी, गोजारी और गोजरी के नाम से भी जाना जाता है। यह गुज्जरों और भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अन्य जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा है। कैसी है? इंडो आर्यन भाषा है और भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में यह जो है गोजरी भाषा बोली जाती है। तो ये आप ज़रूर याद रखें। इनका नाम मुफ्ती फैज़ उल वहीद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स आप ये याद रखें जो है अवार्ड्स का नाम, और देता कौन है? तो ये संयुक्त राष्ट्र देता है। पुरस्कार का नाम है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड्स। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है यह 2021 के लिए किसको दिया गया है? तो यह फैमिलियर फॉरेस्ट्री। कौन है? फैमिलियर फॉरेस्ट्री को दिया गया। डिटेल देख लेते हैं कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 राजस्थान के, कहाँ की है ये संस्था? राजस्थान की फैमिलियर फॉरेस्ट्री द्वारा जीता गया है। यह एक अनूठी अवधारणा है। एक परिवार, क्या है ये? एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन सके। किसका मतलब? जो हरा है वह परिवार का सदस्य पेड़ पौधा बन सके। और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, भूमि के संतुलन की दिशा में प्रयासों के उत्कृष्ट और नवाचार पहचानने के लिए 2 साल के लिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड्स का आयोजन करता है। हर 2 साल में यह अवार्ड्स दिया जाता है। 2021 का जो इसका विषय था इस पुरस्कार का, वह क्या था? स्वस्थ भूमि और स्वस्थ जीवन, यानी हेल्थी लैंड एंड हेल्थी लाइफ से। तो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2011 में, कब? 2011 में UNCCD कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 में लॉन्च किया गया था। यानी 2011 में इसको लॉन्च किया गया था और इसे भूमि संरक्षण, बहाली और संबंध में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार इसको माना जाता है। तो ये पुरस्कार आप ज़रूर याद रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये देखें, ये है हमारे भारत के आन बान शान मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही फेमस धावक थे। कौन थे? धावक थे। इनके बारे में देख लेते हैं कि महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का 91 वर्ष में आयु में कोरोना के कारण, किसके कारण फ्रेंड्स? कोरोना के कारण इनका निधन हो गया है। और ये पूर्व सैनिक मिल्खा सिंह ने दुनिया भर में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में देश के लिए कई पदक जीते हैं। और इनके बारे में देख लेते हैं जो कुछ थोड़ा इन्होंने काफ़ी पदक जीते हैं। तो कुछ पदक देख लेते हैं कि मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में भारत के लिए 4 स्वर्ण, कितने? 4 स्वर्ण पदक 1958 के टोक्यो एशियाड में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में जीते। फिर इसके बाद उन्होंने 1962 में जकार्ता एशियाड में 400 मीटर और 400 × 1600 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता था। 1960 का जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें 400 मीटर फाइनल में करीब इन्होंने 4था स्थान हासिल किया था और पदक से चूक गए थे। तो फ्रेंड्स ये इनकी उपलब्धियां थी और भी इन्होंने कई छोटे छोटे और पदक जीते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यह इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि तमिलनाडु में ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास के लिए भारत ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो भारत ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो वह है ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने के साथ इसका जो है समझौता किया। और यह कहाँ का बैंक है फ्रेंड्स? इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? फिलीपींस मनीला में है। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं कि एशियाई विकास बैंक ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर या ECEC के विकास के लिए भारत ने प्रमुख भागीदार के रूप में एशियाई डेवलपमेंट बैंक को चुना है। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में कॉरिडोर का नाम आप याद रखें, चेन्नई कन्याकुमारी। कौन सी? ये जो है, एक मिनट फ्रेंड्स डायग्राम से बता देता हूँ कि ये कुछ भारत का जो नक्शा यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र ये है और ये कन्याकुमारी यहाँ पर है और चेन्नई यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसका नाम होगा चेन्नई कॉरिडोर औद्योगिक गलियारा।
के माध्यम ये इसका नाम होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से परिवहन संपर्क में सुधार होगा। और कितने करोड़ रुपए का जो है लोन लिया गया है, तो यह है $484 बिलियन। कौन सा $484 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आप कोई राज्य से संबंधित कोई भी करंट अफेयर्स आता है, तो मेरे द्वारा आपके लिए जो है उस राज्य के जितने भी संबंधित नेशनल पार्क्स हैं वो करा दिए जाएंगे, ताकि आपको धीरे धीरे भारत के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, लगभग 110 या 105 जितने भी नेशनल पार्क हैं, वो आपको धीरे धीरे सभी याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी तमिलनाडु का जिक्र हुआ है, तो तमिलनाडु में जितने भी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो मेरे द्वारा यहाँ बता दिए जा रहे हैं, आप उनको ज़रूर याद कर लें। तो कौन कौन से हैं तमिलनाडु में? जैसे मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इसी का नाम अब वो हो चुका है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, और गुइडी नेशनल पार्क है, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी। यानी ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में हैं इम्पॉर्टेंट है, आप इनको याद रख लें। धीरे धीरे आपके पास कुछ दिन में ऐसा होगा कि जितने भी भारत में राज्य हैं उनके सबके जितने भी नेशनल पार्क है वो आपको याद हो चुके होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा लेक। क्या? डेटा लेक किस संगठन की ऑनलाइन पोर्टल है? तो वह किसकी है? NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यह जो ऑनलाइन पोर्टल है। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्माण, संचालन और रख रखाव के विभिन्न चरणों के दौरान सभी राष्ट्रीय राजमार्गों परियोजनाओं की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का एक उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। NHAI के ठेकेदारों ने सुपरविजन कंसल्टेंट की मौजूदगी में ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग करने और NHAI के पोर्टल डेटा लेक, कौन सा पोर्टल है? डेटा लेक पर मौजूदा और पिछले महीने का स्टेटस अपलोड करने का निर्देश इनको दिया गया है। फ्रेंड्स, और ये जो NHAI है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है, इसके अधिनियम 1988 के तहत इसको स्थापित किया गया था। और ये इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन हेतु इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने 2022 के चुनाव से पहले, क्या हाल ही में किस देश ने 2022 के चुनाव से पहले LGBT विरोधी कानून को पारित कर दिया है? तो LGBT कानून विरोधी पारित कर दिया है, तो वह कौन सा देश है? तो वह हंगरी। कौन है? हंगरी। इसके बारे में देख लेते हैं कि हंगरी की संसद ने हाल ही में कानून पारित किया है, जो स्कूलों में समलैंगिकता और लिंग परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली सामग्री के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है। और मानवाधिकार समूहों और विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना के बीच यह कदम उठाया गया है। यानी इनका विरोध जो है सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की संसद ने इस कानून को पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और ये टारगेट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत ने किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति यानी कि लैंड डिग्रेडेशन नेचुरल स्टेटस प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो उन्होंने कब तक रखा है? तो यह है 2030। कब तक? 2030 तक रखा है। भारत ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। और भारत ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मरुस्थलीकरण, भूमि संरक्षण और सूखे पर एक उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन को संबोधित भी किया है। PM नरेंद्र मोदी ने 2019 की नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो संयुक्त सम्मेलन यानी कि UNCCD COP14 की अध्यक्षता के अध्यक्ष के साथ जो दलों में सम्मेलन किया था, 14वें के अध्यक्ष थे, यानी भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खेलों से लेकर कि केविन ओब्रायन ने वनडे से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? कौन? केविन ओब्रायन। तो फ्रेंड्स, यह जो है आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। कौन है? आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। डिटेल देख लेते हैं कि आयरलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी है। 37 वर्षीय डबलियर जो टेस्ट और T20 क्रिकेट के लिए उपलब्ध 50 ओवरों के प्रारूप में 153 कैप जीते हैं। कितने? 153 इन्होंने कैप जीत चुके हैं, और 3000 से अधिक रन इन्होंने बनाए हैं।
उनकी सबसे यादगार जो पारी थी वह सन 2011 की थी। उन्होंने विश्व कप में एक धमाकेदार शतक की पारी खेली थी और इसमें आयरलैंड ने 2011 में संस्करण में के दौरान बेंगलोर में इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया था और उनका 50 गेंदों में उन्होंने शतक ही बना दिया था और इतिहास में सबसे तेज़ी से बना वह शतक था 50 गेंदों में भी जो है विश्व कप में। ठीक, तो फ्रेंड्स जितने भी आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इसके हो चुके हैं और मेरे द्वारा अब डेली ही वन लाइनर आपको रिवीजन के तौर पर 10 क्वेश्चन लाए जाएंगे ताकि आपका पिछला भी रिवीजन होते रहे। तो मेरे द्वारा आप इस आज से यानी कि जो 21 तारीख है इससे अब डेली जो है वन लाइनर लाए जाएंगे 10 क्वेश्चन जो पिछले होंगे और आपको रिवीजन के पर्पज़ से कराए जाएंगे ताकि आप जितनी बार रिवीजन कर सके ये आपके माइंड्स में बनते चले जाएं और एग्ज़ाम्स में आप कोई गलती ना करें। तो आज रिवीजन सीरीज में क्वेश्चन लाए गए हैं और पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप ज़रूर याद रख लें कि 14,775 करोड़ कितने 14,775 करोड़ रुपए यह सब्सिडी के लिए दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए हैं? सब्सिडी के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर के 200 साल पुराने जिस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है वह कौन है? तो वह है आयुध निर्माण बोर्ड। कौन सा? आयुध निर्माण बोर्ड। भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है वह कौन है? तो वह है सत्या नडेला। नेक्स्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिविटी के संघीय न्यायाधीश पद के लिए जिस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है तो वह कौन है? वह सरला विद्या नांगल हैं। कौन है? सरला विद्या नांगला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में पहचाने गए डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ जो टीका अधिक प्रभावी है उसका नाम है स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी। ये जो है रूस का टीका है। कहाँ? रूस का टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी एक श्रृंखला को स्थापित करने का निर्णय लिया है तो वह है असम। कौन? असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम किस तारीख को शुरू किया है? तो वह डेट थी 18 जून। कौन सी? 18 जून 2021। भारत के जितने राज्यों के जितने प्रशिक्षण केंद्रों में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के लिए यह क्रैश कोर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है तो वह है 26 राज्य और 111 प्रशिक्षण केंद्रों में यह जो है कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर कस्टमाइज क्रैश कोर्स को लॉन्च किया गया। 26 राज्य और 111 प्रशिक्षण केंद्रों में जो दुनिया। नेक्स्ट है कि जो देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा उस देश का नाम क्या है? तो वह है न्यूजीलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको जरूर किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस देश ने ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिष्ठा को खो दिया है तो वह है भारत। कौन? भारत। फ्रेंड्स आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिवीजन सीरीज में लाए गए हैं अब डेली ही ऐसे ही क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा और ये वन लाइनर सीरीज कंटिन्यू रखनी है या नहीं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।